वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट 2025 के अंदर हार्डली 1 मंथ ही बचा हुआ है। ठीक है, लाइक अप्रैल एंड मार्च के अभी 3-4 दिन लगा लो जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब इस 1 मंथ में अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछेगा कि कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी। ठीक है, अब देखो हाँ ये वैसे बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप नीट क्रैक कर लोगे। बिकॉज जो नीट का एग्ज़ाम होता है कोई आसान एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप इसमें मुश्किल से 1000 बच्चे बैठ रहे हैं उनमें से कुछ एक सिलेक्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इसमें लाखों बच्चे बैठेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होएगा, किसी का फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप। ठीक है, तो इतनी मेहनत करके मतलब इतनी स्टार्टिंग से मतलब शुरू से ही, ठीक है, साल की शुरुआत से इतनी मेहनत करते हैं वो, तो वो उनका सिलेक्शन कई बार नहीं हो पाता। तो आप तो भी 1 महीने पहले की बात करते हो, तो 1 महीने पहले पढ़ के सिलेक्शन लेना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, बट अगेन इट डिपेंड्स। ठीक है, कुछ केसेस हो जाते हैं स्पेशल केसेस, बट वो स्पेशल केसेस भी बहुत कम, लाइक 0.0001%। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में आप क्या ही पढ़ लोगे। जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा वो लास्ट के 1 मंथ में क्या ही पढ़ लेगा। ठीक है, और पढ़ लेगा भी तो इतने तो पढ़ नहीं पाएगा जिससे उसका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, ये तो कंपलसरी है ही है। तो आपको हर एक चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उसको रिवाइज करना, फिर मॉक टेस्ट लगाने। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन आई वुड से कि आपकी किसकी डिपेंड करेगा, आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बिल्कुल हाँ बिल्कुल सोच लिया कि नहीं मुझे तो ये नीट एग्ज़ाम क्रैक करना ही है किसी भी हालत में। ठीक है, चाहे लास्ट का 1 महीना क्यों ना बचाओ। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डेडिकेशन के थ्रू अगर 1 महीने पढ़ते हैं तो निकाल भी जाते हैं, लेकिन वही कैसे जो आपको चांसेस देखने को मिलेंगे, केसेस देखने को मिलेंगे, वो बहुत ही कम केसेस हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस टॉपिक से हट के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अब लास्ट के 1 मंथ में जो सीरियस नीट एस्पिरेंट्स हैं उन्हें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ताकि वो अपना स्कोर जो बूस्टअप कर सके। अगर उनका स्कोर 500 या 600 की रेंज में अगर उनका स्कोर आ रहा है तो उनका स्कोर को 650 तक पहुंचाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एलन की टेस्ट सीरीज फॉलो कर रही है। ठीक है, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है एलन की, जो 12 टेस्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें 10 आपके फुल सिलेबस टेस्ट और 2 जो होते हैं हाफ सिलेबस टेस्ट। अगर उसमें आपका स्कोर 580 590 आ रहा है तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज उन टेस्ट में मेरा स्कोर भी इतना ही आता था। ठीक है, कई बार तो 550 तक भी आता था। तो क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं थोड़े से आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी यूज़ होते हैं। तो अगर इसमें इन टेस्ट में अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है तो दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर यू। ठीक है, नीट एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे आराम से, लेकिन साथ ही साथ आपको और टेस्ट भी देने चाहिए। ठीक है, एलन के टेस्ट के अलावा आपको आकाश की जो टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, फाइनल टेस्ट सीरीज, उसके जो टेस्ट हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, मैंने भी वहीं से सोल्व किए थे। प्लस जो फाइनल टेस्ट सीरीज के अलावा जो इंटेंसिव के जो टेस्ट होते हैं वो भी आप 1-2 दे सकते हो। ठीक है, इससे भी आपके कंसेप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इंटेंसिव की टेस्ट सीरीज अभी आई डोंट नो कि वो स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, वो शायद लास्ट के 1 मंथ में अप्रैल से स्टार्ट होती है वो टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप उसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहाँ से भी उस टेस्ट को जो है वो दे सकते हो आराम से। एंड उसके साथ साथ जो फिजिक्स वाला के टेस्ट होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, देखो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि अब 1 मंथ में आप कितने ही टेस्ट देखोगे। ठीक है, टेस्ट तो आपको शुरू जनवरी से कर देने चाहिए थे। ठीक है, और आप कई बच्चों ने कर भी रखे होंगे ऑफकोर्स। ठीक है, टेस्ट के साथ साथ आपको रिवीजन भी करनी है। ठीक है, अगर आप खाली टेस्ट देने लग जाओगे, ठीक है, टेस्ट देना नो डाउट इज़ गुड। ठीक है, इससे आपको अपनी मिस्टेक्स ही पता चलेंगे, लेकिन टेस्ट देने के बाद आपको उन मिस्टेक्स को रिवाइज भी करना है और साथ साथ अपना सिलेबस भी रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस रिवीजन करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो चाहे आप उसको कितना भी रिवाइज कर लो। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो ही जाती हैं, स्पेशली फॉर द बायोलॉजी पार्ट। ठीक है, तो टेस्ट ये है कि जैसे मैंने लास्ट 1 मंथ में मैंने क्या किया था कि लास्ट के 1 मंथ में, क्योंकि जो मैंने जो टेस्ट थे ना वो मेरे लगभग फरवरी तक ही मैंने जो थे, फरवरी मार्च तक मैंने सारे दे दिए थे लगभग। अप्रैल में मैंने टेस्ट जो है वो बहुत कम दिए थे। ठीक है, लाइक 1 डे का गैप छोड़ के मैं एक टेस्ट देता था। ठीक है, ये नहीं कि मैं हर दिन पे एक टेस्ट देता था, मैं हर एक दिन अल्टरनेटिव डेज पे जो है वो टेस्ट देता था। मतलब एक दिन पहले रिविज़न कर ली, फिर उसके बाद अगले दिन टेस्ट दिया, फिर उससे अगले दिन रिवाइज, फिर उससे अगले दिन मॉक टेस्ट। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका स्कोर जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकता है।
लास्ट का 1 मंथ होता है, उसके अंदर आपको अपनी स्लीपिंग आवर्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न, मुझे पता है, देखो नीट के टाइम पे जो आपका स्लीपिंग पैटर्न होता है वो चेंज हो चुका होता है। लाइक मैं भी जो है वो रात को ही पढ़ता था और उसके बाद जो दिन में मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती थी और उस टाइम पे मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी। तो इस टाइम पे आपको जो अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। लाइक आपको जो रात के मतलब मान लो कि आप आराम से 12-1 बजे तक सो जाओ और उसके बाद 7-8 बजे उठ के आराम से आप सुबह पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये टाइप का पैटर्न अगर आप धीरे धीरे अपनाना शुरू करोगे तब जाके आपका नीट तक ये जो पैटर्न डेवलप हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नीट के टाइम पे भी अगर आप दिन में ही मान लो अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई, ठीक है, आप पूरी रात जगे रहे, फिर आपको दिन में नींद आई, ठीक है, तो पेपर के टाइम पे आपको नींद आएगी तो आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब उतनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से आप पेपर को नहीं दे पाएंगे जितना कि आप पहले देते थे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी स्लीपिंग पैटर्न में भी थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। लाइक आपको बस मतलब ये है कि धीरे धीरे होएगा, ठीक है, ये नहीं कि एकदम से हो जाएगा ये। आप धीरे धीरे क्या करिए, ट्राई कीजिए कि आप रात को थोड़ा सा जल्दी सोने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लाइक 12-1 बजे तक सोने की कोशिश कीजिए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, ठीक है। लाइक 7 या 8 बजे उठने की कोशिश करो, ठीक है। बिकॉज मैं देखो 6 to 8 आवर्स की स्लीप तो होती है, देखो नेसेसरी होती है, ठीक है। चलो 8 भी नहीं तो 6 आवर्स की स्लीप तो एटलीस्ट लो ही लो, ठीक है, इस टाइम पे। क्योंकि मुझे भी पता है देखो इस टाइम पे टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, हमें होता है कि सिलेबस भी कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट देना है, तो इस चक्कर में हम जो अपनी जो है वो स्लीप को सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं करना सेक्रीफाइस, लाइक 6 आवर्स तक तो आपको मिनिमम स्लीप लेनी है, ठीक है। इतनी स्लीप जो मैं भी लेता था, 6 आवर्स की स्लीप तो नेसेसरी होती है, क्योंकि अगर आपकी नींद ही नहीं पूरी होएगी तो आप खुद ही सोचो ना, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो आपको नींद आने लगेगी बीच बीच में, फिर आप 5 मिनट सोओगे, फिर सोचोगे चलो थोड़ा सा पढ़ लें, 10 मिनट सो गया, तो इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा और आप मानोगे ये होता है एक्चुअल में, ठीक है। अपने स्लीपिंग शेड्यूल को भी थोड़ा सा सुधारो, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है वो बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी को हमें किस तरीके से पढ़ना है, हम कई बच्चे सोचेंगे कि बायोलॉजी को हमें शॉर्ट नोट से पढ़ना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि नहीं, बायोलॉजी को शॉर्ट नोट से कभी भी रिवाइज मत करना, क्योंकि बायोलॉजी का जो हर एक लाइन होता है एनसीईआरटी का वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, एनसीईआरटी की रिविजन्स करनी है। अब 1 मंथ में आप कितनी रिविजन कर सकते हो एनसीईआरटी की, तो देखो आपको सिर्फ ये तो नहीं कि सिर्फ आपने बायो ही पढ़नी है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिवीजन भी करनी है। तो बायोलॉजी की मिनिमम 3 रिविजन्स जो है आप क्या कर सकते हैं, 1 मंथ के अंदर आराम से कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो है कि एबिलिटी है कि आप एक दिन में बायोलॉजी के कम से कम 8 या 9 चैप्टर्स जो रीड कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक दिन पे 8-8, 9-9 चैप्टर पढ़ देता था लास्ट के दिनों में, ठीक है। जब लास्ट का 1 मंथ बचा होता तो इतने चैप्टर्स आप मिनिमम पढ़ ही लेते हो, क्योंकि आपको आदत हो चुकी होती पढ़ने की। तो इतने इसके अंदर हमें कितने मिनिमम रिवीजन करने पड़ेंगे। देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं, यहाँ पे रिविजन्स चाहे आप कम भी कर लो, ठीक है। क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास सिर्फ फॉर्मूला शीट्स ही बची हुई इस टाइम पे, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट्स को तो आप आराम से 5-6 बार भी इसको जो है वो रिवाइज कर सकते हो, जो आपने बनाई हुई है, फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हो कहीं से। तो फॉर्मूला शीट्स को 5-6 बार तो आराम से रिवाइज कर सकते हो 1 मंथ के अंदर, ठीक है। और सेम विद द केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री के जो फिजिकल का पार्ट है उसके भी आप जो है फॉर्मूला शीट्स हैं उनको भी आप 5-6 बार रिवाइज कर लो अच्छी तरीके से। ऑर्गेनिक को आई वुड से कि आप इसे ज़्यादा रिवाइज मत करो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रिवाइज करोगे ना तो उतना ही आप बोलते हो। तो ऑर्गेनिक को आप क्या करो, 3 या 4 बार रिवाइज कर लो, ठीक है, ज़्यादा रिवाइज नहीं करना ऑर्गेनिक को। और इनऑर्गेनिक पार्ट को आप सिर्फ 1 या 2 बार भी करोगे लास्ट के दिनों में। इस टाइम पे भी चलो कर लो, लेकिन लास्ट के दिनों पे इनऑर्गेनिक को जरूर रिवाइज करना, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो होता है दैट इज़ अ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट, ठीक है। इसके आप भूल जाते हो चाहे उसको कितना भी पढ़ लो। तो इसलिए इसको लास्ट के दिनों में जब नीट से 5-6 दिन पहले तो इसे जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है, इसी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करिए। एंड आई नो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, आपके मन में काफ़ी सारे थॉट्स भी आ रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। सिलेक्शन हो गया तो भी वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी वेल एंड गुड। क्योंकि अगर देखो अगर कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो मतलब समझ लो कि गॉड ने आपके लिए कोई ना कोई अच्छी चीज़ क्रिएट की है और आगे चल के आप लाइफ में बहुत अच्छा ही करोगे, ठीक है। तो बस अपने 100% एफर्ट पुट कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल परफॉर्म योर बेस्ट इन दी नीट 2025 एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।